हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। मैं हूँ विभास एंड वेलकम टू महाकाल का भौकाल। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे प्रशांत किशोर की, और हम पहुंचे थे कि आखिर इस व्यक्तित्व के जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो प्रशांत किशोर का जन्म हुआ था रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। बाद में इनकी फैमिली बक्सर शिफ्ट हो गई, और जैसा कि उस समय पैदा होने वाले बिहार के युवाओं के साथ होता था, 10th के बाद लोग करियर ओरिएंटेड हो जाते थे। तो प्रशांत किशोर ने भी अपनी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद ये 8 सालों तक यूएन का एक प्रोग्राम था हेल्थ रिलेटेड, जिनके साथ जुड़ गए, उनके साथ काम करने लगे। और 2011 में एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अपना करियर शुरू करने से पहले ये उन्हीं लोगों के साथ थे। 2011 के गुजरात विधानसभा में ये जुड़े बीजेपी से, और उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनका तीसरे टर्म के लिए इलेक्शन होना था, और 2012 में जब इलेक्शन खत्म हुआ तो सबको पता चल गया कि मोदी जी री इलेक्टेड हुए हैं। और इसी के अगले साल प्रशांत किशोर ने एक एनजीओ बनाई, कैग, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। ये बेसिकली एक एनजीओ थी जिसमें प्रशांत किशोर के साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आईआईएम और आईआईटी से आए थे। तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग जो कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर कार्यरत थे। सबने मिलकर एक मिशन लिया कि भारत में, इंडिया में जो गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी है उस पर ध्यान दिया जाए। वो पॉसिबल होगा चुनाव में ही। तो इन्होंने 2014 के इलेक्शन में, जिसमें मोदी जी एक सितारा बनकर उभरे, मोदी जी ऐसे बनकर उभरे कि आज तक चल रहे हैं, इन्होंने पूरी कैंपेनिंग की। जो कैग वाले थे और प्रशांत किशोर जी उनके हेड थे। तो इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे कि चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी और भी कई तरह के प्रोग्राम्स उस वक्त किए। और नतीजा ये रहा कि 2014 में बहुत दिनों के बाद गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में सत्ता में आई। और 2014 में शायद प्रशांत किशोर और इनके ग्रुप को मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें होंगी, लेकिन वो सारी उम्मीदें बिखर गई 2015 तक आते आते। और 2015 में प्रशांत किशोर एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट जुड़ गए नीतीश कुमार के साथ बिहार इलेक्शंस के लिए। वहां भी इनकी जीत हुई, और इसके बाद तो जीत का सिलसिला था। फिर चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, या यहां तक कि साउथ में तमिलनाडु या केरल हो, अलग अलग नेताओं के साथ इन्होंने काम किया। और उनमें से ज्यादातर नेता जिनके लिए इन्होंने कैंपेनिंग की, जिन पार्टीज के लिए इन्होंने काम किया, वो जीते और उन्होंने अपनी अपनी सरकारें बनाई। 2018 में ये नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनके साथ जुड़ गए एज अ वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि बहुत दिनों तक ये उनके साथ नहीं रहे, मतलब सक्रिय राजनीति इनको उस वक्त तो नहीं भाई। और 2020 में भी नीतीश कुमार के साथ थे, और नीतीश कुमार फिर से सीएम बने। इस वक्त एक 7 पॉइंट एजेंडा था बिहार को लेकर, जिसके बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम मिलकर इस 7 पॉइंट एजेंडा पे काम करेंगे। लेकिन ये शायद हो नहीं पाया। तो 2021 में ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल का सीएम बनाने के बाद, जिसमें इन्होंने एक तरह से चैलेंज दिया था कि बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता, और शायद हुआ भी यही, लगभग वही हुआ जैसा प्रशांत किशोर ने कहा था। तो ममता बनर्जी की सरकार बनाने के बाद इन्हें लगा कि एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, जो कि पिछले 10-12 सालों में ये भारतीय राजनीति के चाणक्य बन गए थे, जिस तरह चाणक्य बगैर गद्दी का लालच किए या बगैर राजनीति में आए चंद्रगुप्त को आज से 2-2,500 साल पहले पूरे भारत का सम्राट बना चुके थे, उसी तरह प्रशांत किशोर का हाथ जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या जिस भी बड़े नेता पर पड़ा वो विजयी हुए, सिवाय 2017 के यूपी इलेक्शंस में, जब इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था और कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। तो एक बहुत अच्छा जीत का रिकॉर्ड रहा इनका 2011 से 2021 तक। और 2021 में इन्हें लगा कि अब बहुत काम हो गया एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पे एक लंबी पारी इन्होंने खेल ली। शायद ये परेशान हो चुके थे, या शायद कुछ नया ढूंढ रहे थे, जैसा कि इन्होंने कहा भी कि अब मुझे कुछ और करना है जिंदगी में। तो एक तरह से 2021 में यूं कहें तो इन्होंने एक सबैटिकल लिया, एक ब्रेक पे चले गए, ताकि ये कुछ नया सोच सकें। अब हम अगर देखें तो एक बंदा जो बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था, वो इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग के बाद यूएन से जुड़ता है। और शायद यही समय था यूएन के साथ जो इन्होंने काम किया, इसमें बेसिकली जो गरीब देश थे उनके लिए काम किया जाता था, जहां पे गरीब लोगों को
हेल्थ इश्यूज थे उनके सॉल्यूशंस लाए जाते थे। तो इनको कहीं ना कहीं जो विश्व राजनीति है, जो वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, ये इनकी समझ में आने लगा। तभी तो 2011 में, जब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया में, ऐसा माना जाता था कि जो नेता अनुभवी हैं, जिन्होंने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी तो खुद ही बना लेंगे, या पार्टी के अंदर ही कुछ लोग होते थे जो चुनाव आने पर एक रणनीति बनाते थे और उसके हिसाब से काम करते थे। एक अलग से लोगों को हायर करने का सिलसिला शुरू हुआ 2014 में, जब प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, वो भी बहुत ही अच्छे वोट परसेंटेज के साथ, और उसके बाद भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो गया कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की भी एक ज़रूरत होती है, और एक ऐसा बंदा जो सक्रिय राजनीति में बिल्कुल नहीं रहा हो, वो भी राजनीति समझता है या लोगों की नब्ज पकड़ना जानता है। और उनके इसी प्रतिभा की वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ दिस टैलेंट, ही मेड मेनी गवर्नमेंट्स, और नतीजा ये था कि वो किंग मेकर के तौर पर जाने लगे। एक ऐसा बंदा जो पर्दे के पीछे रहते हुए नाटक का संचालन करता है, वो सब कुछ संभालता है जो मंच पर चल रहा हो, और वही तय करता है कि मंच पर क्या होगा, कैसे होगा। और अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इनकी ये रणनीति, ये स्ट्रेटजी हमेशा कामगार रही। और उसके बाद 2018 से 20 के बीच में कहीं पे वो जो कैग थी, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, वो कन्वर्ट हो गई आईपैक में, जिसमें और भी लोग जुड़े। तो अब जबकि प्रशांत किशोर 2021 में आकर एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थक चुके थे, या कहीं ना कहीं अपने काम से ही बोर हो चुके थे, और इस बीच में इन्होंने बहुत पैसा कमाया था, बहुत नाम कमाया था। इन्होंने खुद ही कहा है कि एक इलेक्शन को स्ट्रेटाइज करने के लिए, एक इलेक्शन के पीछे काम करने के लिए ये कुछ 100 करोड़ रुपए का चार्ज लेते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने इतने सारे इलेक्शंस हैंडल किए तो इन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे। तो एक अच्छा खासा पैसा बनाने के बाद, अच्छा खासा नाम हो जाने के बाद, और जब इनकी पैठ हो गई, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं ये बात चलने लगी कि प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आते हैं, ये बदलने की बात करते हैं पर बदलाव क्यों नहीं लाते हैं, खुद जमीन पर उतरकर, खुद सड़कों पर चलकर ये आखिर बदलाव लाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। क्यों इन्हें लगता है कि किसी सरकार की मदद कर देने से या किसी खास नेता के पीछे खड़े होकर उसे जिता देने से दुनिया बदल जाएगी, या भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल जाएगा। तो इस तरह की बातें होने लगी। लेकिन प्रशांत किशोर अगले 1 साल तक चुप बैठे रहे। कहीं ना कहीं वो शायद लोगों से मिल रहे थे जो उनके क्लोज सर्कल के लोग थे, या फिर कुछ ना कुछ इनका आत्ममंथन चल रहा था कि अब आखिर क्या क्या मैं करूं, क्योंकि पिछले 10 साल इन्होंने सफलता का हिमालय देखा था, ये एवरेस्ट पर थे। लेकिन सफलता किसी भी क्षेत्र की हो, कितनी भी बड़ी हो, कभी ना कभी उस पर ब्रेक लगता है, कभी लोगों की वजह से, कभी परिस्थितियों की वजह से, या कभी कभार जो सफल हुए हैं उनका मन ही कहता है कि अब इसके आगे क्या। तो अब 2021 से 22 के आत्ममंथन के बाद प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इस बात को समझने लगे कि अगर सच में बदलाव लाना है तो मुझे खुद पॉलिटिक्स में जाना होगा, खुद राजनीति में आना होगा। हालांकि सक्रिय राजनीति के साथ इनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा था। जो थोड़े दिन इन्होंने नीतीश कुमार के साथ एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिताए थे, वो अच्छा नहीं रहा था, तभी इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था, पार्टी छोड़ दी थी। तो 2022 आते आते इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से जाना है, यही है मेरी जिंदगी का अगला लक्ष्य। मुझे ही बनना होगा राजनीति में बदलाव लाने का चेहरा। और इसी वजह से इन्होंने एक पद यात्रा शुरू की 2022 में, और उस पद यात्रा के आखिर का नतीजा ये था कि इन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी, जन सुराज पार्टी। इससे थोड़े दिनों पहले ही इन्होंने कहा था कि इट्स टाइम टू गो टू द मास्टर्स, द पीपल, जनता के पास जाने की बात कही इन्होंने, और ये चल पड़े। तो 2022 में
3000 किलोमीटर की पद यात्रा के दौरान, जिसमें इन्होंने कहा है कि इनका लक्ष्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करना, उनकी दिक्कतों को समझना, ताकि आगे जाकर ये जो राजनीतिक परिदृश्य है, खास करके बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है, और बिहार की एक खासियत रही है कि बिहार में जो राजनीतिक हवा चलती है उससे कहीं ना कहीं पूरा देश प्रभावित होता है। ये हाल स्वतंत्रता से पहले भी था, स्वतंत्रता के बाद भी जब 1977 में बड़ी क्रांति हुई, देशव्यापी क्रांति हुई, उस वक्त भी बिहार ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और ये वही साल था जब पीके पैदा हुए थे। 1977 में पैदा होकर एक लंबी यात्रा के बाद 2022 में इन्होंने सक्रिय राजनीति में अपना कदम पूरी तरह से रख दिया और अभी तक उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और 2022 में ही कहीं ना कहीं यह साफ हो गया था कि यह पार्टी अपना पहला इलेक्शन 2025 में लड़ेगी। और अब आ गया है 2025, 4 महीने बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अब हमें देखना होगा कि इनकी पार्टी आगे क्या करती है। 2022 से 2025 तक इन्होंने क्या किया, कैसे किया, इन सारी जानकारी के साथ मैं आपको मिलूंगा इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब हम जानेंगे कि हमारा पीके जा कहां रहा है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।